Hi kids, hello everyone, welcome to the class. क्या हाल चाल बच्चों, की हाल चाल? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. तबीयत ठीक ठीक है. आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन. पॉल्यूशन तो ठीक होगा नहीं, तो मुझे लगता है मैं भी ऐसे ही रहूंगी. यस. कैसे हो बच्चों? हेलो एवरीवन. आवाज आ रही है सबको? ग्लिच? किस बात का ग्लिच है? कुछ चिड़चिड़ आवाज आ रही है. अच्छा, मे बी लॉकेट के कारण आ रही हो. अब देखो. अब ठीक है. अब नहीं आएगा. वो मे बी उस टाइम लॉकेट टकरा रहा हो, इसीलिए. अब ठीक है ना? चलो बच्चों, आज हमें नया चैप्टर शुरू करना है. चैप्टर में शुरू करना चाहिए था पहले, बट अब शुरू हो रहा है. यस. हाँ, अब शुरू हो रहा है. उसका रीजन है मेरी तबीयत. हाँ मैम, मैंने आपका आम पन्ने वाला व्लॉग देखा, वाइट में. अच्छा. हाँ मैम आज आप ओल्ड लग रही है. हैं सच में? ऐसे ऐसे. हो जाता है बेटा. ऑफ कोर्स माइग्रेन में क्या होता है ना, आपका पूरा ये वाला इलाका जकड़ा रहता है, तो आप उसी के हिसाब से बस पूरा टाइम जकड़ा जकड़ा फील करते हो. बट ठीक है. हाँ चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं. एवोल्यूशन चैप्टर, वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स. बहुत ही मजा आने वाला है आपको इस चैप्टर में बच्चों. मैं वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स है, क्योंकि इसमें इतने किस्से हैं, इतनी कहानियां हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हैं इसमें. ठीक है, जो आपको मिलेंगे, मैं आपको साथ में ही कराऊंगी अपने टॉपिक के. ठीक है. यस. चलो भाई, मैं प्रिटी लग रही हूँ, अनप्रिटी लग रही हूँ, ओल्ड लग रही हूँ, कुछ भी लग रही हूँ, ये क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा. ये जरूर आएगा कि जो मैम ने पढ़ाया वो आया या नहीं आया. ठीक है. एक तो 3-4 दिन बाद देखते हो तो ऐसा लगता है कि बस पूरा, ओ माय गॉड, महीनों बाद मिल रहे हैं मैम से. नालायको. यस. चलो करो. तो अब एवोल्यूशन पे चलते बच्चों. तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, एवोल्यूशन. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इसको हम 5 क्लासेस में कवर करेंगे इस चैप्टर को, यानी कि इस पूरे हफ्ते आपका यही चैप्टर चलेगा. ठीक है. उसके बाद हमारी ह्यूमन हेल्थ की तीसरी यूनिट शुरू हो जाएगी फाइनली. आओ बच्चों, तो सबसे पहले एवोल्यूशन क्या है भाई? क्या वापस से इंसान से बंदर बन सकते हैं? नो डाउट तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, बट क्या तुम वापस बंदर बन सकते हो? तो आप कहोगे नो मैम, अब तो हम इंसान बन चुके हैं, अब इंसान से हम कुछ अपग्रेड करेंगे, हम वापस उड़ जाएंगे. तो क्या लगता है, एवोल्यूशन रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है? कैसा प्रोसेस है? यस. कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है मेरे प्यारे बच्चों. अच्छा, अब दूसरी चीज तुमसे पूछती हूँ, क्या ये प्रोसेस इतनी जल्दी होता है कि तुम्हारे सामने देखते देखते एवोल्यूशन हो जाए? यस. इंसान अमीर से गरीब हो सकता है, गरीब से अमीर हो सकता है, ये हम देख सकते हैं अपने जीवन के कार्यकाल में, बट हम ये नहीं देख सकते कि एक इंसान इंसान की जगह कुछ और बन जाए. नहीं देख सकते. इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस. ठीक है. ये कैसा चेंज है? ऑर्डरली चेंज है या अनऑर्डरली चेंज है? एकदम से हो जाने वाला, वो भी एकदम से कुछ भी हो सकता है. कैसा लगता है बच्चों? हाँ भाई, दिस इज अ ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. इट इज ग्रेजुअल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन. ठीक है. समझ में आई नहीं आई डेफिनेशन? तो क्या है? एवोल्यूशन इज अ orderly change from one process to another. One process to another. ठीक है. It is gradual and irreversible change.
काफी कुछ लिखना होगा, हाथ तोड़ो क्लास है बिल्कुल, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पे, ओरिजिन ऑफ ब्रह्मांड। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स क्या लगता है कब हुआ था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स गाइस? क्या लगता है कब हुआ था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स? इट इज 20 बिलियन ईयर्स एगो। ऐसा लगता है कल ही की तो बात है? इट इज 20 बिलियन ईयर्स एगो एक पूरे ब्रह्मांड में एक बड़ा धमाका हुआ। किसका? कॉस्मिक मैटर का। भूम बाची भूम बाची भूम बाजी भूम भूम भूम, ठीक है, एज ए भूम, ठीक है। और इस धमाके में क्या हुआ? क्या हुआ बच्चों? देयर वाज अ ह्यूज एक्सप्लोजन इन द स्पेस। इतना बड़ा था कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना बड़ा था गाइस, ठीक है। यस, हम 20 लिखेंगे बेटा, 13.8 नहीं लिखेंगे। तो क्या हुआ बच्चों? इतना बड़ा एक्सप्लोजन था विच वाज अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। जब भी हमारा ये इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है तो गैसेस बाहर निकलते हैं। कौन कौन सी गैसेस बाहर निकल रही है? गैसेस लाइक हीलियम, लाइक हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस बाहर निकली, ठीक है। जब ये सारी गैसेस बाहर निकली धूम धक्का, तो क्या हुआ? ग्रेविटेशन के कारण ये कंडेंस हो गई, और कंडेंस होने के बाद इन्होंने क्या बना दी? क्लाउडी अपीयरेंसेस बना ली, जैसे कि गैलेक्सीज, जैसे कि अलग अलग तरह के ब्रह्मांड बना लिए बहुत सारे। आपको क्या लगता है एक यूनिवर्स है? नो 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 नो, हजारों यूनिवर्स है, हजारों गैलेक्सीज है, हजारों धरतियां है, हर धरती पे हजारों लोग हैं, सिर्फ हम उसका एक पार्ट है, ठीक है। यस, हमारे जैसे बहुत सारे और ब्रह्मांड चल रहे हैं, ठीक है। यस, चलो भाई अब आगे चलते हैं। मल्टीवर्स, बिल्कुल सही। सुन के कितना मजा सा आता है ना। मुझे लगता है ये वाला चैप्टर ना ऐसे स्पिरिचुअलिटी को, साइंस को एक साथ ले आता है, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वाज एक्सप्लेन्ड थ्रू बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी जिसके थ्रू हम इसे एक्सप्लेन करें मेरे प्यारे बच्चों? बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। ये थी वो बड़ा सा एक्सप्लोजन वाली थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। अब इस थ्योरी में क्या था? देयर वाज अ ह्यूज explosion in space which was unimaginable in physical terms, ठीक है। The origin of universe dates back to 20 billion year ago, ठीक है। 13.8 लिखा नहीं एनसीईआरटी ने? पक्का? मेरे पर नहीं, एनसीईआरटी भी है नहीं, इसलिए अभी 20 लिखवा रही हूं, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन gases like helium and hydrogen came out, which condensed into universe and galaxies under gravitational force. न्यू एनसीईआरटी 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। पहले हम 13.8 ही पढ़ाते थे,
जब मैं आकाश में पढ़ाती थी, बट ऑफ कोर्स हमें एनसीईआरटी ही फॉलो करनी होती है, तो इसलिए वही फिर फॉलो करते थे यार। नेक्स्ट आते हैं ओरिजिन ऑफ गैलेक्सीज। भाई यूनिवर्स के अंदर क्या होती है? बहुत सारी गैलेक्सीज। ओरिजिन ऑफ गैलेक्सीज, क्या नाम है हमारी गैलेक्सी का? What do you call our galaxy? Our galaxy is called as दूध की गंगा. It is Milky Way galaxy और it is called as आकाश गंगा. ठीक है, क्या नाम है हमारी गैलेक्सी का? It is also called as Milky Way, also called as आकाश गंगा. ठीक है, इसके बनने की जो हाइपोथेसिस है उसे कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस. क्या इसकी बनने की प्रोसेस, जो हाइपोथेसिस है, जो थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम क्या है? नेबुलर हाइपोथेसिस. नेबुलर हाइपोथेसिस. अब नेबुलर हाइपोथेसिस क्या कहती है कि गैलेक्सी के बीचों बीच एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. जितने भी हमारे सेलेस्टियल बॉडीज है, जैसे स्टार्स, जैसे प्लैनेट्स, जैसे कॉमेट्स, जैसे मीटेरॉइड्स, इन सब का एक सेंटर ऑफ एनर्जी है, एंड दैट सेंटर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज नेबुला. और हमारा नेबुला का नाम क्या है? सन. क्या नाम है? सन. तो सन क्या है? नेबुला है. और नेबुला क्या होता है? इसका मतलब द सेंटर ऑफ एनर्जी. क्योंकि इसी सन की एनर्जी से हमारे प्लैनेट पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस. क्या होता है मेरे बच्चों? फोटोसिंथेसिस. तो हो गया ना सेंटर ऑफ एनर्जी. इसके आसपास खूब सारे प्लैनेट्स रहेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज रहेंगी. क्या रहेंगी? सेलेस्टियल बॉडीज. सेलेस्टियल बॉडीज. ये जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज है, इसमें आते हैं प्लैनेट्स, इसमें आते हैं स्टार्स, इसमें आते हैं मून्स, इसमें आते हैं कॉमेट्स, इसमें आते हैं मीटेरॉइड्स, सब. और इनका जो डिस्टेंस होता है आपस में, वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर नहीं होता तुम्हारे ससुरालों की तरह गधो. ये लाइट ईयर्स में होता है कि कितनी जल्दी लाइट आपके यहां पहुंच रही है, कितने सालों में लाइट आपके यहां पहुंच रही है, तो उसे लाइट ईयर्स कहते हैं. ठीक है, सो हियर द डिस्टेंस बिटवीन celestial bodies is measured in light years unit. ये एक यूनिट है लाइट ईयर्स. ठीक है, मैम ससुराल कहां से आ गया? आएगा बेटा ससुराल सिमर का, डोंट वरी. सो what is nebular hypothesis? Nebular hypothesis में the main functional element is nebula which act as a center of energy, और बाकी के उसके आसपास रिवॉल्व होती हैं celestial bodies. हर celestial body के बीच में एक डिस्टेंस होता है जिसे हम नापते हैं इन लाइट ईयर्स में. मैम मून के बाद क्या लिखा है? कॉमेट्स. मैम आप हमारी चाइल्ड मैरिज करा रहे हो हैं? बॉयफ्रेंड बनाते वक्त तो चाइल्ड मैरिज याद नहीं आता. आप कहेंगे मैम आप इतना सामने से क्यों बोल दे रही हो? 5वीं क्लास से तो इनके हार्मोन्स उछलने लगते हैं. गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो मम्मी स्कूल नहीं जाऊंगा, मम्मी बॉयफ्रेंड नहीं बना तो इज्जत घट जाएगी. चलो लिखो. अब कोई मिला नहीं तो ऐसे तो मत को तुम्हारा मन नहीं था. कॉमेट्स पे बेटा फॉलिंग स्टार्स, इसी से तो होते हैं कॉमेट्स. अब मिला नहीं वो बात अलग है, ऐसा तो नहीं इच्छा भी नहीं हुई कभी मैम. फर्क है ना, इच्छा है बट मिल नहीं रहा है. डॉक्टर बनना है, नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है.
चले, लिख लिया सबने? अब देखो बेटा, हमने ब्रह्मांड बना दिया, ब्रह्मांड के अंदर गैलेक्सी बना दी, अब समय है वो बनाने का जहां पे तुम पैदा हुए हो, यानी ओरिजिन ऑफ अर्थ। चले? मैम मैं नर्सरी से अभी तक सिंगल हूं। ओ बेटा यार, कोई नहीं, मैं डॉक्टर बनाऊंगी ना तुझे, एक से एक रिश्ता लाऊंगी तेरे लिए, डोंट भरी। उसके बाद तू मना कर दियो सबको, साथ में मिलके मजा चखाएंगे इस दुनिया को। मेरे बेटे अयान को ठुकराएगी ये दुनिया, अब इंतकाम देखोगे मेरे बेटे की सक्सेस का तुम सब। यस, चलो अब आते ओरिजिन ऑफ अर्थ। अब जरा धरती माता की भी बात कर लेते हैं, भू माता की। ओरिजिन ऑफ अर्थ क्या लगता है कब हुआ होगा ओरिजिन ऑफ अर्थ? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, सो अर्थ was formed या dates back to 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। तब धरती बनी होगी। ऑलमोस्ट आप 9.5 बिलियन ईयर्स के बाद, मतलब इतना डिफरेंस है यूनिवर्स और अर्थ के बनने का। ठीक है, यस। परिनीता कह रही है हैविंग अ बॉयफ्रेंड फील्स लाइक लूजिंग माय ऑरा, इसलिए मैंने नहीं बनाया है अभी तक कोई भी छोरा। यस, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं परिनीता, होता है बेटा। एक होता है सेल्फ तसल्ली, कोई नहीं बेटा, अपनी तसल्ली को भी तो एक ऑरा ही है, डोंट वरी, अपनी तसल्ली भी तो एक ऑरा ही है, कोई नहीं कोई नहीं। चला दो, ओरिजिन ऑफ धरती बताती हूँ कैसे हुई। बेटा देखो, धरती को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि पहले की कंडीशन कैसी रही थी। ठीक है, आ जाओ। तो यहां हम बात करेंगे प्रिमिटिव अर्थ की, जहां से नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस। इस चैप्टर में जहां मैं ब्लू कलर के डब्बे बनाऊंगी, याद रखना कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है नीट के। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो यही ऑप्शंस होंगे, यही क्वेश्चन होगा डायरेक्ट। सो ब्लू कलर के डब्बे वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता इस चैप्टर में से सवाल कैसे आएगा। तो इसलिए जितना आप इस चैप्टर को सवाल की फॉर्म में पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से सवाल आएगा। ठीक है, जैसे कि चूज द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशंस प्रेजेंट ऑन द प्रिमिटिव अर्थ। अब प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, यानी जब हमारी पुरानी धरती थी उस समय धरती का क्या हाल था। तो देखो बेटा, अभी क्या हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट के बाद धरती का गोला निकला है, तो धरती तुम्हें क्या लगता है, ब्लास्ट हुई, ब्लास्ट के बाद की धरती गर्म होगी या ठंडी होगी? देखो बेटा, गुस्सा ठंडा होने में समय लगता है, तो उस टाइम पे टेम्परेचर कैसा रहा होगा? उस टाइम पे टेम्परेचर रहा होगा वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर था, जब देखो धरती पर गर्म हवाएं चलती थी, इतनी धरती अंदर से गर्म थी कि जब देखो ज्वालामुखी फुटाता था। ठीक है, जैसे लड़कियों के मूड स्विंग्स, आराम से बैठी, आपका कैसी है मोटी, ठीक है, मोटी किसको बोला, मोटी किसको बोला, तेरा खानदान मोटा। ठीक है, यस। अभी आपने सोचा मजाक मजाक में डेली तो छेड़ता हूं, आज भी छेड़ दूं। ठीक है, तो ऐसे ही पता नहीं चल रहा था धरती को भी कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहे थे, वॉल्केनिक इरप्शंस, कभी भी ज्वालामुखी फट जा रहे थे। अब तो धरती काफी शांत हो गई, अब कम फटते हैं। ठीक है बच्चों, उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं थी, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं थे, साइनोबैक्टीरिया नहीं थे, तो फ्री ऑक्सीजन तो थी नहीं। तो जब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन है, क्यों? क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ तो हाइड्रोजन तो निकली थी ना, हीलियम तो निकली थी ना, तो कैसा हो गया एटमॉस्फेयर? पूरा रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। So there was no free oxygen। ठीक है बच्चों, और क्या हो रही थी, थंडरिंग, जब देखो थंडरिंग होती रहती थी, स्पार्क होता रहता था, थंडरिंग, क्या होती रहती थी, थंडरिंग। ठीक है भाई, ओजोन लेयर थी या नहीं थी, क्या लगता है? ओजोन, जब ऑक्सीजन नहीं है तो भाई ओजोन कैसे बना लोगे? इतनी तो आती होगी ना केमिस्ट्री, या सिर्फ केमिस्ट्री बनाते हो, पढ़ने का अभी तक सोचा नहीं है तुम लोगों ने?
तो उस टाइम क्या थी, नो ओजोन लेयर, नो ओजोन लेयर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले जो धरती पे कंडीशंस थी दे वर अनफेवरेबल फॉर लाइफ। ये सारी की सारी जो कंडीशन है दे आर नॉट सपोर्टिव फॉर लाइफ, अनफेवरेबल है ये, अनफेवरेबल कंडीशंस। अगर ये कंडीशंस रहेंगी तो धरती पर जिंदगी नहीं आ सकती मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर धरती पे जिंदगी कैसे आई? तो भू माता को बदलना पड़ा, धरती को अपना गुस्सा सबसे पहले शांत करना पड़ा। अगर आप जिंदगी में अपना घर बसाना चाहते हैं, एक रिश्ते को चलाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम है कि आपको अपना गुस्सा शांत करना पड़ेगा। अगर आप बहुत घुसीले हैं तो आप समझ जाइए कि आप जोड़ेंगे नहीं, आप सिर्फ तोड़ेंगे चीजों को। ठीक है, कोई भी गुस्से के आसपास अपना नया फूल खिलाना नहीं चाहता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि गुस्सा इंसान की सोचने की क्षमता खत्म कर देता है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। यस, तो यहां पे भी धरती माता ने कहा लेट्स वर्क ऑन दिस ओनली। तो आइए प्रोसेस देखते हैं कि अगर हमें नया जीवन बनाना है इस धरती पर तो हमें अपने में कितने बदलाव करने पड़ेंगे। ठीक है, आइए प्रोसेस। अब धरती पे क्या क्या चीजें चली जिसके कारण धरती हैबिटेबल हो गई। तो सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले क्या हो रहा है, कांस्टेंट थंडरिंग हो रही है, कांस्टेंट लाइटनिंग हो रही है, जब देखो ज्वालामुखी फट रहे हैं। ठीक है बेटा, इसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कहते, इसे हम कहते हैं अपने को बदलने की क्रिया। जब कुछ बड़ा पाना होता है तो अपने आप को बदलना पड़ता है। ठीक है, यस, ये देखो। तो अभी क्या हो रहा है, लाइटनिंग हो रही है। अभी क्या हो रहा है बच्चों, लाइटनिंग के साथ साथ वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं। और क्या हो रहा है, थंडरिंग हो रही है। एक सेकंड में गेट खोल के आती हूँ बच्चों। ओके, हाँ, थंडरिंग हो रही है, ये सब हो रहा है। ठीक है, तो जब बेटा ज्वालामुखी फटने लगता है तो पहले आपने देखा होगा उसमें से गैसेस आती है। जैसे मम्मी पहले कभी भी चिल्लाती नहीं है। अगर मम्मी किचन में रोटी बना रही हो, गर्मियों के दिन है, तो आपको पहले एक आवाज आनी शुरू होगी। जब देखो मैं काम ही करती रहती हूँ, ले 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 रोटी ले ले ले। ठीक है, उसके बाद अगर तुमने मम्मी से कह दिया कि मम्मी मुझे एक पराठा बना दो नमक मिर्च का, उसके बाद सीधा वो गरम तवा तुम्हारे मुंह पे लगेगा। तो हमेशा याद रखना, फटने से पहले चिंगारी आती है। तो यहाँ पे भी यही हाल होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, अब यहाँ पे गैसेस निकलेगी। पहले गैसेस इवॉल्व्ड, गैसेस रिलीज्ड। तो वॉल्केनो से गैसेस बाहर निकल रही हैं, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब ये जो गैसेस है ये कौन कौन सी हैं? यस, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले गैस है मीथेन, गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, गैस है अमोनिया, और क्या है, वाटर वेपर। क्या है, वाटर वेपर्स। तो कौन कौन सी गैसेस है मैम के साथ बोलो, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड वाटर वेपर्स। ये सब धरती के अंदर से निकल रहे हैं, यानी कि ज्वालामुखी से निकल रहे हैं। इसके बाद मोल्टन लावा निकलता है जिससे लैंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, मोल्टन लावा ऑल्सो कम्स आउट विच लेटर cools down to form land and soil। जैसे कि आपको बताओ कि जो लावा से जो वहां डेक्कन प्लेटो, कभी ज्योग्राफी पढ़ी है तो ज्योग्राफी पढ़ी है? जहां लावा निकलते थे पहले, वहां की जो सॉइल होती है उसे ब्लैक सॉइल कहते हैं। वहां पे कॉटन की फार्मिंग सबसे ज्यादा होती है। पढ़ी है ना ज्योग्राफी, डेक्कन प्लेटो।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हाँ बस वहां की सॉइल क्या होती है, ब्लैक सॉइल होती है जो लावा से बनती है कूल डाउन होके। दैट इज वेरी गुड फॉर कॉटन फार्मिंग, ठीक है। हाँ क्या बात है, छोटा नागपुर, ओहो मोनू क्या बात है, ज्योग्राफी लेनी चाहिए थी, गलत फील्ड में हो तुम लोग, बिना पढ़ाई जवाब आ रहे हैं भाई यहां से, यहाँ पढ़ाने के बाद जवाब नहीं देते तुम लोग। चलो आ जाओ। अब इसके बाद क्या ओजोन लेयर थी या नहीं थी? सो नो ओजोन लेयर, उस टाइम पे नो ओजोन लेयर, क्योंकि ऑक्सीजन थी ही नहीं। जब ऑक्सीजन नहीं है भाई लोगों तो ओजोन कहां से बनाओगे? तो ओजोन लेयर नहीं है तो कौन सी सन की ऐसी रेज है जो डायरेक्ट इस धरती पे घुस जा रही थी विदाउट एनी रेजिस्टेंस? बताओ जरा। यूवी रेडिएशन। सो यूवी रेज एंटर्ड इनटू अर्थ, ठीक है, या पेनिट्रेट्स, एंटर्ड इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर, धरती के एटमॉस्फेयर में बिना किसी रुकावट आ रही हैं, ठीक है भाई, डन। अब आगे चले, अब धरती पे आ रही यूवी रेडिएशन, अब आ गई है तो कुछ तो काम करेगी। अब ये क्या कर रही है? यूवी रेडिएशन, यूवी रेस एक्ट्स ऑन वाटर वेपर, ये जो वाटर वेपर वाली गैस थी उस पे काम करती है एंड स्प्लिट्स इनटू, और इस वाटर को तोड़ रही है किसके अंदर बताइए? H2and O2 में। किस में तोड़ रही है? H2and O2 में, ठीक है। नाउ दिस O2, ठीक है, नाउ दिस O2 reduces with या reacts with methane to form carbon dioxide and other gases. So now this oxygen reacts with methane जो कि एटमॉस्फेयर में to form gases like carbon dioxide and others, nitrous oxide, ये सब। तो जैसी ऑक्सीजन एनवायरमेंट में आई तो आपने देखा ये इतनी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है कि किसी ना किसी की क्या फील्डिंग सेट करती रहती है, ठीक है। जो बाकी की ऑक्सीजन थी, ठीक है, जो बाकी की ऑक्सीजन थी, लेटर फ्री ऑक्सीजन with oxygen radical formed ozone, ओजोन बन गई around earth, which now resist entry of UV rays। देखिए यहां तक सबको समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले क्या हुआ? ज्वालामुखी फट रहे थे, लाइटनिंग हो रही थी, थंडरिंग हो रही थी। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो पहले उससे गैसेस बाहर निकलती है, मोल्टन लावा निकलता है, मोल्टन लावा से धरती बनती है और सॉइल बनती है जिसके कारण आगे प्लांटेशन होगी, ठीक है। ये जो गैसेस निकल रही है, ठीक है, इसके अलावा ओजोन लेयर भी नहीं थी जिसके कारण यूवी रेज अपने आप चली आ रही थी। ये जो यूवी रेज है ये वाटर वेपर पे काम करती है, H2O2 को स्प्लिट करती है, ऑक्सीजन बाकी गैसेस के साथ भी रिएक्ट करता है टू फॉर्म अदर टाइप ऑफ गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। फिर यही ऑक्सीजन फ्री रेडिकल के साथ मिलकर ओजोन बनाती है फॉर अर्थ प्रोटेक्शन। जब ये सब काम हो रहा था तो धरती का गुस्सा शांत हो रहा था मेरे बच्चों। क्या हो रहा था? धरती का गुस्सा शांत हो रहा था, यानी कि अर्थ टेम्परेचर नाउ केम डाउन। लो भाई अब धरती ठंडी हो रही है। जब धरती ठंडी हो रही है, जब धरती ठंडी हो रही थी मेरे बच्चों, तो वाटर वेपर का क्या होगा? केमिस्ट्री लगाओ जल्दी से बताओ। हाँ भाई, अब धरती शांत हो रही है, धरती ठंडी हो रही है, तो नाउ वाटर वेपर्स, जो वाटर वेपर से कंडेंस्ड क्या हो गए? कंडेंस हो गए टू फॉर्म क्लाउड्स। खूब सारा वाटर वेपर था, उनसे खूब सारे बड़े बड़े क्लाउड्स बन गए वाटर वेपर्स के। और जब क्लाउड बनते तो क्या होती है? वर्षा होती है।
क्या होती है? बारिश, वर्षा. सो इट वॉज रेनिंग. रेन occurred for many years to fill Earth's potholes, now known as seas and oceans. धरती के जो गड्ढे थे उनको भरना शुरू किया. वो जो गड्ढे थे इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि आज उन्हें हम समुद्र और महासागर बोलते हैं. सागर और महासागर. बहुत सालों तक बारिश चली. अब कितने साल तक चली, कैसे चली, मैं वहां थी नहीं. यस, मैं उस दिन एब्सेंट थी जब बारिश शुरू हुई. मैं घर में पकौड़े और चाय बना रही थी, इसलिए मुझे पता नहीं एग्जैक्टली. ठीक है. नाउ द वाटर ऑफ सी और ओशन is called as prebiotic soup, also called as hot dilute soup, also called as Haldane soup. अब assertion reason आ जाएगा नीट में why. मान लो कि assertion आ गया, जो पानी था ओशन और सी का उसे हेल्डेन सूप कहते थे, उसे प्रीबायोटिक सूप कहते थे, उसे हॉट डाइल्यूट सूप कहते थे. बट रीजन व्हाई? क्योंकि समुद्र से ही जीवन निकल के आया है. क्योंकि समुद्र से ही जीवन बना है. समुद्र के पानी से ही जीवन का निर्माण हुआ है. इसीलिए इसे प्रीबायोटिक सूप कहते हैं. तो अगर क्वेश्चन आया कि लाइफ ओरिजिनेटेड इन हॉट डाइल्यूट सूप, वाई? अब वाई का आंसर मैं लिखवा रही हूं ब्लू कलर, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फॉर्म में लिखवा रही हूं पूरा चैप्टर. इसलिए वाई इट इज कॉल्ड एज प्रीबायोटिक सूप, बिकॉज ओरिजिन ऑफ लाइफ occurred in water. मैम पहले वाला ओशन भी सलाइन था, सब सलाइन है. सब में इतना मिनरल भरा पड़ा है क्योंकि सारे रिएक्शन पानी के अंदर हुए थे सबसे पहले, धरती पर नहीं हुए थे. धरती पे तो बहुत बाद में जिंदगी आई है बच्चों. आज भी जब बच्चा पैदा होता है तो वो पानी से ही तो होता है. पानी की थैली फटती है तब ना बच्चा निकलता है. आज तक द लाइफ ओरिजिनेट्स इन वाटर. इवन दो वी आर टेरेस्ट्रियल बट स्टिल वी नीड वाटर. बच्चा पैदा करने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड. विदाउट वाटर यू कैन नॉट हैव अ बेबी. माना कि अब हम धरती पर रहते हैं बट स्टिल द स्टोरी इज सेम. लिखा सब प्यारे बच्चों ने? इस चैप्टर को ना प्लीज कोई भी क्लास मिस मत करना. लाइव क्लासेस करने की कोशिश करना, क्योंकि इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग बच्चों को बोरिंग लगती है. साथ में हम लोग बातें करते रहते हैं ना तो मजा आता रहता है. इस चैप्टर को पढ़ना बच्चों को भी नींद आती है, बोर हो जाते हैं. ये रियलिटी इस चैप्टर की. तो इसलिए हो सके तो इसकी लाइव क्लासेस करना, रिकॉर्डिंग मत देखना इसकी. अब नेक्स्ट टॉपिक, भाई धरती भी बना दी. अब धरती बना दिया बच्चों, अब क्या चाहिए? ओरिजिन ऑफ लाइफ. चलो अब जिंदगी बनाते हैं. सब तो बना ही दी है. तो चौथे दिन भगवान ने किस चीज का निर्माण किया होगा? 7 दिन में उन्होंने पूरा यूनिवर्स बना दिया. 7 दिन में. तो चौथे दिन क्या बनाया होगा भगवान ने?
जिंदगी का निर्माण किया होगा? पहले दिन यूनिवर्स, सेकेंड डे गैलेक्सी, थर्ड डे धरती, चौथे दिन लाइफ। अब लाइफ के भी बहुत सारी फॉर्म्स है। सातवें दिन उसने इंसानों को बनाया, जो कि सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड फॉर्म है। ठीक है, चले तो अब शुरू करते हैं बच्चों। ओरिजिन ऑफ लाइफ कब हुआ? डेट्स बैक टू 4 बिलियन ईयर्स एगो। 4 बिलियन ईयर एगो सबसे पहले हमने सेल को देखा होगा, एक लिविंग सेल को। मैम सीरियसली 7 डेज खुशी? अब बेटा सीरियसली तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं भी सारी थियोरी ही पढ़ा रही हूँ। जैसे कि आज की पहली थियोरी है हमारी, थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। theory of special creation. This theory was given by Father Soares. Father Soares यानी कि क्रिश्चियन। इनके हिसाब से भगवान जी ने पूरा सब कुछ कितने दिनों में बनाया? बताओ जल्दी से, कितने दिनों में सब बना दिया? 6 दिनों में, 6 डेज में। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग 6 डेज है बेटा, 7 दिन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग इन 6 डेज। 6 दिनों में भगवान जी सब बना के चले गए, क्योंकि उनके पास बहुत काम था। ठीक है, यस, बहुत काम था। एंड इन्होंने क्या बोला? दे बिलीव कि देयर इज नो एवोल्यूशन, इट इज द गॉड हु क्रिएट्स एवरीथिंग एज सच। सो ये क्या कह रहे हैं? देयर इज नो एवोल्यूशन, कोई एवोल्यूशन नहीं होता है, गॉड ने ही हमें ऐसे बनाया है। ठीक है, गॉड क्रिएटेड ऑल लिविंग बीइंग्स एज सच, जैसे हमें वैसे ही बनाया है, कोई एवोल्यूशन नहीं हो रहा है। कोई बंदर से हम नहीं बने, बक कोई बंदर से नहीं बने हम, ऐसे ही है हम, कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ। मैम इसका एविडेंस क्या है? मुझे क्या पता, ना मैं फादर सॉरेस के रिश्तेदार। भगवान जी के दर्शन अभी तो मुझे हुए नहीं है, हो जाएंगे तो मैं तुम्हें भी एनलाइटन जरूर करूंगी जिंदगी में। ठीक है, मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। मेरे रिश्तेदार होते तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती, क्योंकि वो तो फेंकते हैं ना। यस, आ जाओ चलो। अब नेक्स्ट आते हैं इनकी थ्योरी के बाद। इनकी थ्योरी के बाद एक और बड़ी फेमस थ्योरी विच वाज गिवन बाय क्यूवियर। ठीक है, दैट इज थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। कौन सी थ्योरी है? थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफिज्म ऐसे लिख लो, कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफिज्म का मतलब होता है तबाही, एपोकलिप्स, 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 एपोकलिप्स। फिर बताओ, तबाही होना। ठीक है, इसे एपोकलिप्स पढ़ते हैं, एपोकैलिप्स नहीं पढ़ते। 3 हफ्ते पहले मेरे हस्बैंड ने मेरी ये प्रोनाउंसिएशन ठीक की है। एक मूवी थी तो मैं बोल रही थी, सुनो आज एपोकैलिप्स देखे, उसे समझ नहीं आया। वो कहता क्या? मैंने कहा वो मूवी है ना, देखो नेटफ्लिक्स पे, एपोकैलिप्स वगैरह। ओहो मेरी प्यारी सी बीवी, इट्स एपोकलिप्स। ठीक है, नाना सब बिल्कुल एमबीबीएस नहीं है। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं तुम्हें बताती रहती हूँ कि तुम भी ये गलतियां ना दोहराओ जो तुम्हारी प्यारी भोली टीचर दोहराती है अपनी जिंदगी में। Now this theory of catastrophism was given by Cuvier. सी याद रखना, ठीक है, सी।
इनका क्या कहना है, आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के बाद सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, फिर भगवान आते हैं और फिर से नई तरह की प्रजाति को जन्म देते हैं। जैसे कि हमारे 4 युग, चारों युगों का अंत भगवान ने ही किया है। जब बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाता है तो भगवान आते हैं, उसको खत्म करते हैं और फिर एक नई जीवन का निर्माण किया जाता है। जैसे हमारा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, अभी कलयुग। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने भी बात की। ठीक है बच्चों, तो कहीं ना कहीं काफी माइथोलॉजिकली इंस्पायर्ड है सब कुछ चीजें। मैं सिंस आई एम अ हिंदू तो मुझे अपनी हिंदू माइथोलॉजी पता है, थोड़ी बहुत ग्रीक भी पता है, बट बाकी जो जैसे क्रिश्चियनिटी है, जो बच्चे क्रिश्चियंस हैं उन्हें अपने बारे में पता होगा, जो बच्चे मुस्लिम्स हैं उन्हें अपने बारे में पता होगा, तो यू कैन शेयर विद अस। सो देयर इज अ वेरी गुड एक्सचेंज ऑफ नॉलेज इन द क्लास। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम all living organisms undergo mass extinction and later God creates new life. ठीक है, लिख लिया सबने? मैंने ना तुम्हारा ये नहीं पूछा कि तुम क्या हो, वैसे तुम निकम्मे हो, तुम्हें अपने आगे लिखना चाहिए आई एम निकम्मा, क्योंकि कभी अभी तक कुछ हासिल किए नहीं हो जिंदगी में। ठीक है, अभी तुम्हें ये वाली डेफिनेशन पे जाना भी नहीं चाहिए, किया नहीं है, उखाड़े कुछ नहीं हो जिंदगी में, 12वीं पास हो बस। चले भाई आगे। इसके हिसाब से क्यूवियर क्या कहता है कि एक पीरियड ऑफ टाइम तक सब रहेगा, उसके बाद मास एक्सटिंक्शन होगा, जैसे डायनासोर खत्म हो गए, उन्होंने कुछ गलत थोड़ी किया था, अब डायनासोर थोड़ी पापी था, मैंने इसको छेड़ दिया मैं पापी हो गया। अरे उनको थोड़ी पता था, तो इंसान है ना पापी, वो तो ना न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे, कुछ भी तो नहीं कर रहे थे। अब आप कहोगे कि क्यों ना हटा दिया, ना वो छेड़ रहे थे लड़कियों को, ना वो कुछ कर रहे थे, फिर बताइए फिर क्यों हो गया मास एक्सटिंक्शन? मोटे बहुत हो गए थे, सब कुछ खा जा रहे थे धरती पे, धरती माता भी कह रही होंगी अरे भाई जहां कुछ भी उगाते हैं ये आके खा जाते हैं मोटे पे पे करते हुए, तो इसलिए इनको अब हटा देना चाहिए। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, you cannot have dinosaurs all the time, you cannot have humans all the time. ठीक है what was personal, thanks. डायनासोर में मोटा कह रही है, यस बॉडी शेमिंग हो गई। चलो आज अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारी थियोरी ऑफ spontaneous generation. This theory of spontaneous generation is also called as abiogenesis. Abiogenesis. Oh my God. Sorry. Theory of abiogenesis. So this theory of abiogenesis or spontaneous generation was given by Aristotle. अब इनके बिना बायो पढ़ सकते हैं क्या? ना जी ना, जैसे किचन में मम्मी से बिना पूछे चाय नहीं बना सकते, ये भी नहीं।
तो इनका क्या कहना था, चलो अब इनकी बात भी सुन लेते मेरे प्यारे बच्चों। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन, एरिस्टोटल ने क्या कहा? एरिस्टोटल भाई साहब ने हमें ये बताया कि द लाइफ कम्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर और मड। ठीक है, यस। तो ये क्या है बच्चों कि जैसे मिट्टी पड़ी है, गंदी मिट्टी, उसमें से इंसान निकलेगा से नागिन नागिन नागिन। ठीक है, तो ऐसी चीजें उन्होंने बताई कि द लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर और मड। ठीक है, यस। इस बार तो आपको पता है ना, नागिन 7 में नागिन वर्सेस ड्रैगन होने वाला है। यस, बच्चे कहेंगे मैम व्हाट इज द मोस्ट क्रिंजीएस्ट कंटेंट ऑन द टीवी। थैंक्स। चलो आ जाओ। तो इसमें क्या था? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर और मड। ठीक है, नागिन 6 मस्त था। नवनीत, यू आर माई न्यू फेवरेट इन द क्लास। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। नेक्स्ट है हमारा थियोरी ऑफ बायोजेनेसिस। थियोरी ऑफ बायोजेनेसिस, ये काफी इंपॉर्टेंट थियोरी है, यहां से नीट में आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे। So this theory was originally given by Louis Pasteur. Given by Louis Pasteur. But the theory was also supported by, experimentally supported by, और किस किसने सपोर्ट किया था? रेड्डी एंड स्प्लैंजनी ने। रेड्डी एंड स्प्लैंजनी ने। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? अब सब एक्सपेरिमेंट देखेंगे बहुत ध्यान से, कैसे इन्होंने किया एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट जो था इनका, उसका नाम क्या था उस एक्सपेरिमेंट का? स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, ये नाम था। अभी डिसअप्रूव पे नहीं जाएंगे बेटा, पहले हम समझेंगे। अरे आएगी स्पोर्ट्स वाली भी यार, सब तो पढ़ा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप ही ना पढ़ाऊंगी दीदी। मेरे को सिर्फ लिखवाना थोड़ी है, समझाना भी है तुम्हें। ये भी बताना है कहां से सवाल आएगा, यहां से सवाल आएगा। ब्लू कलर से बना रही हूँ इसे। ठीक है, चलो अब यहां पे सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हमने 2 फ्लास्क लिए जिसकी गर्दन बिल्कुल स्वान की गर्दन की तरह है, इसलिए से स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट कहते हैं। दो ले लिए, कोई नहीं, वाइट हो गया। दोनों फ्लास्क ले लिए। नाउ द स्टेप नंबर 1 क्या है? इन दोनों फ्लास्क को, बोथ फ्लास्क वर स्टेरिलाइज्ड, दोनों ही फ्लास्क को हमने स्टेरिलाइज कर लिया। क्यों कर लिया स्टेरिलाइज? कोई बता सकता है क्लास में क्यों कर लिया भाई स्टेरिलाइज? क्या जरूरत आन पड़ी है स्टेरिलाइजेशन की? यहां पे बताइए। सपोर्टेड बाय रेड्डी एंड स्प्लैंजनी बेटा, जर्म फ्री करने के लिए। वेरी गुड श्रेयोशी, जर्म फ्री या नो लिविंग बीइंग। अगर यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया भी है तो उसको भी मार देने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे यही चेक करना चाह रहे हैं कि डेड एंड डिकेइंग मैटर से लाइफ आ रही है या नहीं आ रही है। तो पहले लाइफ खत्म तो कर दो, उसमें पता लगे बैक्टीरिया चिपका हुआ है, वही बैक्टीरिया लाइफ बन गया, तो आपका खराब हो जाएगा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नाउ
You have to label this as A, you will label this as B. दोनों को हमने अच्छे से क्या कर लिया है, स्टेरिलाइज कर लिया है, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर हमने डेड एंड डिकेइंग यीस्ट को भर दिया है। दोनों के अंदर क्या है, डेड एंड डिकेइंग यीस्ट। क्या है, डेड एंड डिकेइंग यीस्ट। दोनों के अंदर क्या भर दिया बच्चों, स्टेप नंबर 2, both flask now have dead and decaying yeast. ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, यहां पे हमने एक फ्लास्क की गर्दन को बंद कर दिया यूजिंग कॉटन और दूसरे की गर्दन है खुली, तो ये क्लोज्ड फ्लास्क है और ये ओपन फ्लास्क है। एक क्लोज्ड फ्लास्क है और एक क्या है, ओपन फ्लास्क है। तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, डेड एंड डिकेइंग मैटर से इसमें लाइफ आनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी, बताओ। आनी चाहिए थी ना, कि कहीं पे भी सड़ा हुआ मैटर होगा वहां से नागिन नागिन आनी चाहिए थी, नहीं आई, नहीं आई नागिन, ठीक है, इसमें नहीं आई। सिंस a flask was closed, it had dead and decaying matter, but still no life appeared. जबकि दूसरे वाला फ्लास्क ओपन था, उस ओपन के कारण क्या हुआ, हवा के अंदर अंडे, स्पोर्स, बैक्टीरिया, ये सब होता है फंगस, और इस वाले फ्लास्क में हमें लाइफ देखने को मिली। क्या देखने को मिली, लाइफ देखने को मिली। क्या पता लगता है कि अगर हम अपने घर के बर्तन अच्छे से गर्म पानी में वॉश करके उसके अंदर खाना भर के फ्रिज में रख दे तो उसमें बैक्टीरिया नहीं होगा। जैसे कि अचार बनने की प्रोसेस में होता है, जब आप अचार बनाते हैं घर में, आम का अचार, तो सबसे पहले मम्मी क्या करती है, आम को काटती हैं, कैरी को काटती हैं, उसे धूप में सुखाया जाता है जिससे कि उसका मॉइस्चर निकाला जा सके। धूप में सुखाने के बाद, अब धूप है, धूप आपको पता है उससे भी माइक्रोब्स मरते हैं, बैक्टीरिया मरती हैं, फंगस मरती है। फिर उसके बाद खूब सारे तेल के अंदर, मसाले के अंदर उसे डिप करके रख दिया जाता है बंद करके, उसके अंदर कोई भी फंगस बैक्टीरिया नहीं लगता है। फंगस बैक्टीरिया अचार में तब लगता है जब ये निकम्मे बच्चे अपने सड़े गीले हाथों से ऐसे निकालते हैं, ले एक फांक खाएगा, दो फांक ले ले। ये जो गंदे हाथ थे, बैक्टीरिया गए अंदर, गीला हाथ था, फंगस गई अंदर। ठीक है बच्चों, यस, आप समझ में आया। तो डेड एंड डिकेइंग मैटर से लाइफ नहीं आ रही है, इस थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया। बट इस वाले फ्लास्क में लाइफ कहां से आई, पहले एग की फॉर्म में लाइफ आई, फिर उससे मल्टीप्लाई हुई, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ है। इन्होंने ये बताया कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, बट ये नहीं बताया कि हाउ डज लाइफ ओरिजिनेटेड। ठीक है, यस, हाँ, समझे मैम, मैं नहीं करती ये काम। बेटा परिणीता हमारी क्लास की सबसे आइडियल लड़की है, उसने कभी लड़कों को भी नहीं देखा है, उसने कभी अचार के अंदर गीले हाथ भी नहीं डाले हैं। परिणीता डेली 15 घंटे पढ़ती है, यस, ठीक है, सबसे आइडियल गर्ल ऑफ माय क्लास इज परिणीता। चलो आ जाओ, इसी के साथ एक तान्या मित्तल है बिग बॉस के घर में, और हमारी क्लास में परिणीता है, जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है फेंकने की। ठीक है, चलो आ जाओ। अब आते थर्ड, कंक्लूजन। फ्लास्क ए was closed using cotton. Still, no life appeared from dead and decaying matter.
therefore it disapproved theory of spontaneous generation. Next, flask B was open, air brought bacteria and fungal spores, due to which life appeared. But this experiment fails to tell about origin of life. Life comes from pre-existing life. This was the main conclusion. Next, theory of panspermia or cosmozoic theory, extraterrestrial theory. डन मेरे बच्चों, आगे चले। अरे माइक निकल गया। चलो भाई, नेक्स्ट D5, तुम सबकी फेवरेट, एस्ट्रोनॉमर्स की फेवरेट, कौन सी है? थियरी ऑफ पैंसपर्मिया, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या कॉस्मोजोइक? Now this theory was given by Arrhenius. कॉस्मोजोइक इसी का एक डिफरेंट फॉर्म है, कॉस्मोजोइक रिचर्ड हेम्सहोल्ट्ज, इन्होंने पैंसपर्मिया कॉस्मोजोइक इस नाम से रिचर्ड ने दी थी। बात ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये थियरी क्या कहती है? वेरी फेमस थियरी, हर बच्चे को याद होती है जब भी इसके बारे में पूछो। The life comes from other planets in the form of seeds, spores and sperms. जो एलियन आके डाल जाते हैं डिफरेंट ग्रह में। Life comes from
other planets in the form of seed, spores or sperms. अभी आया था ना एक यूएफओ जो धरती से बहुत पास में गया है. कुछ लोग कह रहे हैं वो एक बहुत बड़ा मीटरॉइड था, कुछ ने कहा नहीं वो 3i एटलस था. यस कुछ मानते हैं वो एक यूएफओ है, कुछ कहते हैं मीटरॉइड है. सबसे पास से गुजरा, उसकी काफी अच्छी फोटोज भी ली. हाँ आजकल तो काफी रील्स पे आपने देखा होगा. Now this idea that life comes from other planet is still the favorite idea to many astronauts, astronomers, astronaut जो पढ़ाई करते हैं. ठीक है, still the favorite idea of many astronomers. मैम वो पक्का एआई होगा. नहीं बेटा एआई तो नहीं था. लाइक लॉट ऑफ बड़ी बड़ी वर्ल्ड की एजेंसी लाइक जापान, चाइनीज, चलो चाइनीज आई कैन स्टिल से, जापान ने सबसे क्लियर इमेज दी है उसकी स्पेस से निकाल के. नाउ नेक्स्ट इज केमिकल थ्योरी, also called as chemosynthetic theory. This theory was given by Oparin and Haldane. अब यहाँ पे काम की बातें शुरू हो गई. ठीक है, जो तुम हवाइयां मारते हो ना, मैम मैंने ये कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, अब वो सब बातें नहीं होगी, अब काम की बातें होंगी. आज बच्चों मैं एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो डालूंगी आप सभी के लिए, और एक प्लान भी डालना है मैंने. काफी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि दे आर नॉट फीलिंग गुड एज द एग्जाम इज अप्रोचिंग, एंड इस टाइम पे ऐसा बहुत कुछ होता है. सो आई हैव ऑलवेज वर्कड ऑन अ थिंग कॉल्ड मैनिफेस्टेशन. आज मैं आपको बताऊंगी हाउ यू कैन डू इट. ठीक है, कई बार कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने से भी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है. बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे जैसे साल खत्म होने वाला होता है, दे हैव एंजाइटी. मैं हर साल ये चीज देखती हूँ बेटा, हर साल मैं ये चीज देखती हूँ. एवरी ईयर आई गो थ्रू दिस कि बच्चों का जैसे ही साल खत्म होने वाला होता है, ये कह लो कि एक हमारे दिमाग में एक टाइमलाइन फिक्स्ड है कि अभी तो एक साल बचा है, चल अभी तो है टाइम नीट में. बट जैसे ही न्यू ईयर आने वाला होता है, बच्चों की जो फीलिंग होती है वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है. जो एक हैप्पी वाइब्स होती है अंदर, वो नेगेटिव में बदलती जाती है कि चलो सिलेबस भी हो रहा है बट मेरे से कुछ हो नहीं रहा. आधे बच्चे इसमें जूझ रहे होते हैं कि मेरा अभी तक सिलेबस ही नहीं हुआ, मैं कैसे प्रैक्टिस करूंगा. बट जिन बच्चों का सिलेबस भी हो रखा होता है वो कहते हैं कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे से सवाल ही नहीं हो रहे हैं. सो दोनों तरह के बच्चे हैं. एक वो जिनका सिलेबस नहीं हुआ है, एक वो जिनका हो गया फिर भी नहीं हो रहा है. तो दिस इज अ टाइम, दिवाली के बाद हमेशा ये टाइम आता है जब बच्चे अपने लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट कॉन्फिडेंस पे होते हैं और मैक्सिमम एंजाइटी पे होते हैं कि अब नहीं हुआ तो क्या होगा मेरा 5 महीने बाद. यस तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैम हमेशा आपके साथ रहती है. मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, ऑलमोस्ट 12 सालों से, तो मुझे पता है बच्चे किस तरीके से इस फीलिंग से बाहर निकाले जा सकते हैं. ठीक है, आई नो हाउ टू टेक आउट माई किड्स फ्रॉम दिस अरीना ऑफ नेगेटिविटी, दिस ओशन ऑफ नेगेटिविटी विच इज टेकिंग यू इनसाइड. ये दलदल है, जितना इसके बारे में सोचोगे उतना घुसते चले जाओगे, बट मैं निकाल लूंगी. आज मैंने ये प्रॉब्लम देखी बच्चों की, एकदम से आज सुबह उठते ही बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए. मे बी सैटरडे संडे बच्चे सोचते हो टीचर अपना काम कर रहा है,
मैं परेशान नहीं करना चाहता, बट आज सुबह से बहुत मैसेज आए मेरे पास, तो आज मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। यस, मत सोचो, मैं कराती हूँ, ठीक है। चलो, अब हम इस थ्योरी के बारे में पढ़ते बच्चों। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। तो इन्होंने क्या कहा, लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है हमारे शरीर में नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, कितनी सारी चीजें होती है, ठीक है। वही चीज इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं लाइफ ऑर्गेनिक मैटर से बने या कुछ भी है, इनिशियली इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिलते हैं, फिर ऑर्गेनिक बनता है, फिर जाके हमारी लाइफ बनती है। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा रिएक्शन दिया हमें। इन्होंने कहा पहले उन 6 तत्वों से शुरू करते हैं जिससे प्राइमरली हमारा शरीर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है, और कौन सा होता है, नाइट्रोजन। इन 6 मेन तत्वों से हमारा शरीर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। ये सारे क्या हमारे फ्री एटम्स हैं, ये क्या हमारे फ्री एटम्स। अब जब ये एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे हाइड्रोजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे पानी, जैसे हमारी मीथेन, ये सब चीजें बनती है। पानी अभी नहीं बनाते हैं, अमोनिया बना लेते हैं पहले, अमोनिया बना लेते हैं पहले, NH3। अब जब ये सब रिएक्ट करते हैं तो क्या बने हमारे सिंपल मॉलिक्यूल्स। क्या बने बच्चों, सिंपल मॉलिक्यूल्स। अब ये सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या बनाएंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। क्यों बनाएंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, क्योंकि ये सारे रिएक्शन कहाँ हो रहे हैं, पानी के अंदर। अगर पानी के अंदर मुझे बॉन्ड बनानी है तो बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो चाहिए ना, वरना पानी के अंदर आप कैसे बना सकते हो बॉन्ड, क्योंकि पानी है हर जगह। तो यहाँ पे हमें चाहिए, एक बना मीथेन, एक बना HCN। मीथेन था हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये निकल के हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यहां से आपकी ऑर्गेनिक जिंदगी की शुरुआत हुई। तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाया हमने, ऑर्गेनिक से जिंदगी बनेगी। और बॉन्ड बनाने के लिए हमें पानी के अंदर क्या चाहिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो HCN एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जिससे और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हम बनाएंगे। चलो बनाते हैं। इसके बाद अब हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी आ चुका है, अब हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी आ चुका है। अब इससे हमारे क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल्स, सिंपल शुगर्स। इससे बनेंगे हमारे अमीनो एसिड, इससे बनेगा हमारा नाइट्रोजनस बेस, इससे और क्या बनेंगे हमारे फैट, फैटी एसिड्स। ये बन गए हमारे मोनोमर्स, मोनोमर्स। इन्हीं मोनोमर से आगे जाके क्या बनाएंगे हम, पॉलीमर्स। क्या बनाएंगे, पॉलीमर्स। एक सेकंड बच्चों, मुझे थोड़े से चक्कर आ रहे हैं, आप एक सेकंड लिखो, सर घूम रहा है एकदम से। अब आओ, अब आते हैं पॉलीमर्स पे। मोनोमर्स से क्या बनते हैं आगे जाके, पॉलीमर्स, श्रृंखलाएं बनती है इनकी। वो पॉलीमर्स क्या हो सकते हैं, जैसे सिंपल शुगर से क्या बने, पॉलीसैकेराइड्स। अमीनो एसिड से क्या बनते हैं बच्चों, प्रोटीन्स। फैटी एसिड से क्या बनते हैं हमारे, लिपिड्स। नाइट्रोजनस बेसिस से हमारे क्या बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। ये बन गए हमारे कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स। ये हमारे क्या बन गए, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स।
ये देखना इतनी बड़ी बड़ी बाइकें ले आते हैं, हाय और भूसा जैसी। अब सारे कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स बन चुके हैं, इससे अब हमारे क्या बनेगा, प्रिमिटिव सेल। यही प्रिमिटिव सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो ये पूरा रिएक्शन किसने दिया बच्चों, ओपरेन एंड हैल्डेन ने। ये सारे रिएक्शंस कहां हो रहे हैं, all these reactions are occurring in prebiotic soup। ओशन वाटर में हो रहे हैं, धरती पे कुछ नहीं हो रहा है। मैम इसको एक्सप्लेन कीजिए ना, लाइफ 5 तत्वों से बनी है बेटा, पानी, भोजन, ठीक है। आई थिंक 5 सेंसेस, इसको मुझे रिलेट करना पड़ेगा। तत्व तो होते हैं एलिमेंट्स टेक्निकली, सल्फर यू कैन इग्नोर, आई थिंक 5 तो होते ही है बॉडी में, बट आई एम नॉट श्योर। फायर, हाँ ये भी हो सकता है, इसे मुझे थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा। ओहो, खुशी ने बता दिया, अग्नि, जल, आकाश, भूमि, वायु। यस, अब इस पूरे रिएक्शन को किसने प्रूव किया था 18 दिन लगा के इतने बड़े सेटअप में? हु प्रूव दिस? किसने इतना बड़ा सेटअप झिंगा लाला बना डाला? मिलर, यूरे एंड मिलर ने। This theory of O'Brien and Haldane was experimentally proved by Urey and Miller. Okay. Theory of O'Brien and Haldane was experimentally proved by Urey and Miller. The experiment is called as simulation experiment. What is the name of the experiment? The experiment name is simulation. Simulation experiment. Now what is simulation? Simulation एक अंग्रेजी शब्द है, उस सिमुलेशन का मतलब क्या है? क्या मतलब है सिमुलेशन का? सिमुलेशन का मतलब है व्हेन यू रेप्लिकेट द ओरिजिनल, जब आप ओरिजिनल को रेप्लिकेट कर देते हैं, ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिनल सेटअप। तो जो धरती का सेटअप था, प्रिमिटिव धरती का, उसे इन्होंने रेप्लिकेट किया, ठीक है। कैसे, चलिए उसका डायग्राम बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ओके, एनसीईआरटी लोडिंग 1 2
ये बिजली का साइन बना है। हाँ, स्पार्क चेम्बर बनाने की कोशिश की गई है डायग्राम में। 3D अभी चला देते 3D। मैम समझ नहीं आ रहा, थोड़ा बड़ा लिखिए। लिखा तो ये बड़ा। ये हमारा बॉयलर, ये हमारा वैक्यूम, ये हमारा सैम्पलिंग पोर्ट, ये हमारा कंडेंसर, इन आउट, ये हमारा स्पार्क चेम्बर, जब लिख लो तो बता देना बच्चों। चले बच्चे, फिर माइक निकल गई इसकी। वायरलेस माइक लूंगी इस बार, मैंने सोच लिया। खुद ही माइक पे चढ़ चढ़ के क्लास में 3-3 बार मेहनत करो माइक लगाने की। वायरलेस माइक लेगा अपन इस बार। यस, चलो भाई आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम पूरी प्रिमिटिव धरती की सिचुएशंस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। यस आयुष, क्या मेंटेन कर रहे हैं? प्रिमिटिव धरती की। मैम मत लेना, जी सर ने लिया 35,000 का, कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, 35,000 का तो मैं वैसे भी नहीं लेती। मैक्सिमम माई बजट वुड हैव बीन 1,500 2,000। इतने तो बेटा अमीरियत है ही नहीं बेटा इतनी। नो 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 नो, 35,000 तो सोच ही नहीं सकते। ना ना ना। चलो आ जाओ बॉयलर। नाउ दिस बॉइल्स वाटर and maintains temperature of 800 degree Celsius and it is a source of water vapor, क्योंकि पुरानी धरती पर वाटर वेपर था जो वॉल्केनो से आ रहा था, ठीक है। वैक्यूम क्यों कर रहे हैं? टू रिमूव ऑल फ्री ऑक्सीजन फ्रॉम सेटअप टू प्रोड्यूस रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। तो सारा हम ऑक्सीजन जो है हटा दे रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आप क्या बनाए? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब यहां पे हमने कंडेंसर लिया है क्योंकि धरती शांत हुई थी, है ना। कंडेंसर क्या करेगा? कन्वर्ट्स वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। ये वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल देगा।
स्पार्क चेंबर, उस टाइम लाइटनिंग हो रही थी, लाइटनिंग, तो यहां पे भी लाइटनिंग हो रही है 75,000 वोल्ट्स पे, जस्ट लाइक प्रिमिटिव अर्थ। उस टाइम पे गैसेस भी निकल रही थी वॉल्केनो से, तो यहां पे गैसेस भी ली गई। गैसेस में कौन सी ली गई? हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड मीथेन। रेशियो क्या लिया? 2:1:2। इस रेशियो में इन्होंने गैसेस ली। तो कहीं ना कहीं हमने पूरी प्रिमिटिव धरती का जो सिचुएशन थी वो हमने रेप्लिकेट किया इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों इसे? सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट पहले दिन कुछ नहीं किया, 18th डे पे जाके बेचारों को पहली सफलता मिली। पहली सफलता क्या मिली? इस पूरे सेटअप में उन्हें मिले अमीनो एसिड्स बने हुए। यहां सैंपलिंग पोर्ट में 18th डे इन्हें मिली आग। क्या हो गया इसको? क्या मिली से? आग। इन्हें अमीनो एसिड के सैंपल मिले, एलानिन के, एस्पार्टिक एसिड के एंड ग्लूटामिक एसिड के, नहीं ग्लाइसिन के गधो, ग्लाइसिन के। ये सारे अमीनो एसिड के सैंपल्स मिले इन्हें 18th डे पे इस सेटअप में। तो यानी कि क्या हम कह सकते हैं पुरानी धरती पर भी इसी सिचुएशन में अमीनो एसिड्स बने होंगे। सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स किए लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने, उन्होंने लिपिड्स भी बना के दिखाए, उन्होंने न्यूक्लिक एसिड्स भी बना के दिखाए। ठीक है, बस यही था एक्सपेरिमेंट। समझ में आ गया? बता रही हूं कंक्लूजन, बेटा लिख लो। कंक्लूजन नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी ना। बेटा 3D चलाने के लिए ना मैं पहले से चला के रखूंगी कल की क्लास में, ठीक है? उसके लिए ना मुझे पासवर्ड बहुत चीजें पूछनी पड़ती है, तो कल फिर अभी टाइम वेस्ट होगा। क्यों करना है टाइम वेस्ट? अपना टॉपिक करते हैं। कल मैं पहले से ही चला के रखूंगी, जैसे मैं मॉल बायो में करती थी, आते ही दिखा दूंगी। ठीक है, अभी वरना टाइम वेस्ट होगा और जो पेस है हमारे नोट्स बनाने का वो भी टूट जाएगा। आते दिखा दूंगी कल मैं, सेटअप ना आते बना के रखूंगी आप लोगों के लिए। कंक्लूजन, on 18th day amino acids were found in sampling port proving Oparin and Haldane theory. Similar experiments also showed synthesis of lipids. ठीक है, कंक्लूजन। नेक्स्ट आते बच्चों ई पे। धरती के ओरिजिन की बात कर ली, ओरिजिन ऑफ लाइफ तक भी पहुंच गए। नाउ ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल, यानी कि बायोजेनी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बायोजेनी।
पहला सेल कैसे बना और कैसा था ये पढ़ेंगे इस टॉपिक में। बायो मीन्स लाइफ, फॉर्मेशन ऑफ सेल, फॉर्मेशन ऑफ लिविंग सेल। अगर एक सेल को सेल होना है तो उसकी तीन कंडीशन बनाई, सॉरी, कंडीशंस टू बी अ सेल। साइंटिस्ट लोगों ने कहा जो भी स्ट्रक्चर इन तीन सिचुएशन को फुलफिल करेगा उसे हम पहला सेल बना देंगे। क्योंकि देखो इतने सारे बायोमोलिक्यूल्स है बेटा, अलग अलग तरह के इन्होंने कॉम्पोजिशन कर करके अलग अलग तरह के एग्रीगेट्स बना लिए हैं, अलग अलग तरह के एग्रीगेट्स। ठीक है, किसको सेल माने किसको ना माने। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी? सेल्फ रेप्लिकेशन। जो भी एग्रीगेट खुद से रेप्लिकेट होगा वो सेल माना जा सकता है। ठीक है। सेकंड, जेनेटिक मटेरियल should have scope for errors like mutations। क्योंकि अगर म्यूटेशंस नहीं होगी, एरर्स नहीं होगी तो एवोल्यूशन भी नहीं होगा। ठीक है। प्लस should have a cell boundary to separate internal and external environment। ये तीन कंडीशन हो गया सेल घोषित। दो तरह के यहां पे सेल निकल के आए, दो तरह के स्ट्रक्चर इन्होंने बनाए साइंटिस्ट लोगों ने। एक स्ट्रक्चर का नाम दिया कोएसरवेट और दूसरे स्ट्रक्चर का नाम दिया माइक्रोस्फीयर। इन दोनों को हम कहते हैं प्रोटोबायोन्ट। प्रोटोबायोन्ट क्या होता है? प्रिकर्सर ऑफ लाइफ। इन दोनों में से कौन बनेगा प्रिकर्सर ऑफ लाइफ? कौन बनेगा पहला वो सेल जो आगे जाके अलग अलग तरह के सेल बनाएगा? बी पार्ट अनिरुद्ध, जो जेनेटिक मटेरियल है अंदर का, जैसे डीएनए आरएनए, उसके अंदर एरर्स होनी चाहिए, म्यूटेशंस होनी चाहिए। ऐसा ना हो वो बिल्कुल फिक्स हो, क्योंकि अगर म्यूटेशंस नहीं होगी तो वेरिएशंस नहीं आएगी अगली जनरेशन में। चलो, तो कोएसरवेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ओपरिन ने। माइक्रोस्फीयर का कॉन्सेप्ट किसने दिया? सिडनी फॉक्स ने। सिडनी फॉक्स कहती है कि पहला जो प्रिकर्सर ऑफ लाइफ था वो माइक्रोस्फीयर था। ओपरिन कहता है जो पहला प्रिकर्सर ऑफ लाइफ था, जिससे लाइफ का पहला सेल बना, वो कोएसरवेट था। कैसे? तो यहां पे इन्होंने क्या किया, हमारे ओपरिन ने लिया एक सॉल्यूशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स का सॉल्यूशन लिया किसने? हमारे ओपरिन ने, और उसको अच्छे से ऐसे ऐसे हिला दिया। तो यहाँ पे एक छोटे छोटे एग्रीगेट्स बने सेल बाउंड्री वाले। उसने कहा इनको कोएसरवेट। इन एग्रीगेट्स को क्या बोला गया? कोएसरवेट। तो इन्होंने कहा ये देखो, ये है आपका सेल जो मैंने बना के दिखाया, इससे लाइफ बनी होगी। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा भाई ये खुद से रेप्लिकेट कर पा रहा है? इसने कहा वो तो नहीं कर पा रहा। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा अब बक, कोई नहीं है कोएसरवेट, बक। तो दिस कोएसरवेट failed to replicate
इसलिए इसे नहीं माना गया प्रिकर्सर ऑफ लाइफ। अब सिडनी फॉक्स ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने लिया एक एग्रीगेट बनाया माइक्रोस्फीयर यूजिंग अमीनो एसिड्स, ये फेल हो गई, ये रेप्लिकेट नहीं किया, नो रेप्लिकेशन। इन्होंने कहा यार मेरी भी बेइज्जती हो जाएगी ओपरिन की तरह, अब क्या करें। इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, इन्होंने कहा यार मिक्सचर बना, अबे ओए सुन, इसमें एक चम्मच घी डाल दे, बिना घी के हमारा काम नहीं होता, मजा ही नहीं आता पराठे में, सर्दी आ गया सफेद मक्खन डाल, ठीक है। तो उसने क्या किया, अमीनो एसिड, थोड़ा सा पॉलीसैकेराइड और एक चम्मच घी यानी कि लिपिड, इन तीनों का सॉल्यूशन लिया। जब इन तीनों का सॉल्यूशन लिया तो एक और एग्रीगेट बन के आया, और दिस वाज एबल टू शो बाइनरी फिजन। इसने बाइनरी फिजन शो कर दिया, यानी कि रेप्लिकेशन शो कर दिया, इसलिए इसे क्या मान लिया, प्रिकर्सर ऑफ लाइफ। तो यानी कि यहां पे माइक्रोस्फीयर्स वर considered as precursor of life। नहीं बेटा, इस टाइम तक सेल डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। तो माइक्रोस्फीयर से हमारा पहला सेल बना, पहला इंडिपेंडेंट सेल जो अपने काम खुद करता था। मैम सिडनी फ्रॉम राजस्थान, यस। घी नहीं डालेंगे बाटी के ऊपर तो स्वाद नहीं आएगा। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा सर के कारण ना सर चकरा सा रहा है, स्टेबल नहीं है थोड़ा, इसलिए मैं थोड़ा बैठ जा रही हूँ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉग्नोजेनी। नाउ व्हाट इज कॉग्नोजेनी? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। क्या है ये? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। बेटा बोरिंग तो अब ये पूरा चैप्टर आपको लगेगा, मैं इसे हटा नहीं सकती ना सिलेबस से, सॉरी। क्या मतलब है इसका? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। किस तरीके से लाइफ फॉर्म्स डाइवर्सिफाई की मेरे बच्चों। तो सबसे पहले बताओ, खाना तो तैयार था, कहां पे? ओशन वाटर में, सारा ऑर्गेनिक मैटर है, तो पहले जाते खाओगे या बनाओगे जब खाना तैयार है? तो सोचो और बताओ। हाँ, सो ओशन या सी वाटर was full of organic matter, पूरा ऑर्गेनिक मैटर से भरा हुआ है, पूरा खाने से भरा है, तो भाई क्यों बनाएंगे हम खाना? तो पहले कौन सा सेल आया, हेट्रोट्रॉफ या फिर आया आपका ऑटोट्रॉफ? यस, तो पहले कौन सा सेल आया, ऑटोट्रॉफ या हेट्रोट्रॉफ?
पहले हेट्रोट्रॉफ आया, पहले आए आपके हेट्रोट्रॉफ्स, ये देखो। अब धीरे धीरे खाना खत्म होने लगा तो छीनना, कंपटीशन डेवलप हुआ। कंपटीशन कि भाई मुझे भी दे दे थोड़ा सा, पहले मैं जाके फटाफट ले आता हूं। फिर जब कंपटीशन से बात नहीं की बनी तो दूसरे को ही मार के खा गए, प्रेडेशन। फिर जो कमजोर वाले थे वो कहे भाई हम तो आपको मार के नहीं खा सकते, जब आप मर जाएंगे तब आपको जरूर गला के खा लेंगे, यानी कि सैप्रोट्रोपिज्म, सैप्रोफिटिक। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा ना भाई हम मार के भी नहीं खा सकते, अब हम तुम्हारे अंदर रह के तुम्हें खाएंगे, पैरासिटिज्म। सैप्रोफाइट। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, खाना ही खत्म हो गया, नो फूड लेफ्ट। इतना खाया कि अब फूड ही नहीं बचा, अब क्या करें, खाना ही नहीं बचा, अब क्या करें, क्या करें। तो पहले कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, इन्होंने खाना बनाया यूजिंग केमिकल एनर्जी, नॉट सनलाइट। ठीक है, फिर कीमो ऑटोट्रॉफ्स के बाद आए फोटो ऑटोट्रॉफ्स, जिन्होंने सनलाइट यूज की खाना बनाने के लिए। और फोटो ऑटोट्रॉफ्स में, इसको क्या हो गया, फोटो ऑटोट्रॉफ्स में सबसे पहले कौन आए बच्चों, साइनोबैक्टीरिया। कौन आए सबसे पहले, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्होंने सबसे पहले एनवायरमेंट में बनाई फ्री ऑक्सीजन, क्योंकि दे शो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल बना, लास्ट में यूकैरियोटिक सेल बना क्योंकि ये सबसे एडवांस टाइप ऑफ सेल था। ठीक है, हाँ आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, इतना ही मैं सोच के आई थी। कल बच्चों हम एविडेंसेस शुरू करेंगे, कल हम अपने मैक्सिमम एविडेंसेस खत्म कर देंगे, और कल मैं आपको कल मैं आपको 3D भी दिखा दूंगी। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा बच्चों, सर का प्रॉब्लम ना इतनी आसानी से जाता नहीं है, थोड़ा 2-4 मिनट बैठ जाऊं, सांस ले लूं, सफोकेशन टाइप हो रहा है। ठीक है, आज शाम की क्लास का बेटा आई विल टेल यू, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है अभी, सच बता रही हूँ, बट मैं आपका सिलेबस और स्लो नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने आज क्लास लगा ली। ठीक है, हाँ जब तक मेरे में हिम्मत नहीं, आई कांट डू इट। पॉल्यूशन हैज ऑलवेज हिट मी वेरी हार्ड, लास्ट ईयर ऑल्सो, उससे पहले भी, एंड दिस ईयर ऑल्सो इट इज द सेम। मेरी बॉडी उठ ही नहीं पा रही है काम के लिए। ठीक है, चलो बाय बाय।